यूक्रेन में रूसी हमले का 13वां दिन यूक्रेन के भारतीय विद्यार्थी जेरा अजान ने आप बीती सुनाई। युद्ध विराम की घोषणा के बाद बसों से रवाना हुए विद्यार्थी सुमी के हॉस्टल्स में रह रहे करीब 700 भारतीय विद्यार्थी सोमवार सुबह बसें रवाना हुई। बीच में अचानक रुका बसों का काफिला। सूचना मिली रास्ते में पोलतावा के पास युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया गया और इसके बाद वापस सुमी हॉस्टल में विद्यार्थियों को भेज दिया गया। जरा सोचिए, जिस उम्मीद के साथ विद्यार्थी निकले कि इस बार वो उस जंग के मैदान से बाहर निकल जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं। किस्मत ऐसी खराब कि जैसे ही वो पोलतावा के पास पहुंचे युद्ध विराम का उल्लंघन कर दिया गया। हालांकि युद्ध विराम का उल्लंघन क्यों किया गया, किसकी तरफ से किया गया, हजारों सवाल हैं, लेकिन हकीकत यही कि जो उम्मीदों के साथ वहां से निकले थे वापस उन्हें सुमी हॉस्टल में ही भेज दिया। ओपिनियन पोल के अनुमान से गरमाई गोवा की राजनीति। हंग असेंबली के संकेतों से गोवा कांग्रेस में घबराहट है। कांग्रेस ने गोवा में की प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 37 प्रत्याशियों के होटल में ही बाड़ेबंदी कर दी गई। पी चिदम्बरम ने गोवा में संभाला है कांग्रेस की तरफ से मोर्चा। 5 मार्च को गोवा के नेताओं की हुई थी राहुल गांधी से मुलाकात और यहीं से बनी थी गोवा को लेकर भविष्य की रणनीति। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को कल किया गया है दिल्ली तलब। प्रधानमंत्री मोदी से प्रमोद सावंत ने मुलाकात की थी। हालांकि अभी एग्जिट पोल को लेकर जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं उस पर पार्टियां अपनी अपनी रणनीति को बना रही है। जाहिर है वहां बीजेपी भी पुरजोर कोशिश करेगी कि वो अपनी सरकार बनाने में एक बार फिर से कामयाब हो, लेकिन कांग्रेस भी पूरे तरीके से एक्टिव और अपने 37 प्रत्याशियों को होटल में बाड़ेबंदी कर दी गई है और जिम्मेदारी दी गई है पी चिदम्बरम को। विश्व स्तरीय नेताओं में शुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुमी में फंसे छात्रों को लेकर कल पीएम मोदी ने जेलेंस्की से बातचीत की थी, वार्ता की थी। 600 से ज्यादा छात्रों को निकाला गया यूक्रेन के सुमी से बाहर। सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी में फंसे छात्रों को निकाला गया है बाहर। कल भी छात्रों को बैठाया गया था बसों में, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उतारा गया छात्रों को। आज न्यूयॉर्क समय के मुताबिक सुबह 4 बजे छात्रों ने प्रेम भंडारी से संपर्क किया। छात्रों ने प्रेम भंडारी से बात की और खुशी जाहिर की। राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ सहित कई अन्य प्रदेशों के छात्र भी लगातार बीते 10 दिनों से संपर्क में थे। फर्स्ट इंडिया को प्रेम भंडारी ने बताया और कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है, जिसके चलते सुमी में फंसे छात्रों को बाहर निकाला गया है। पीएम मोदी विश्व स्तरीय नेताओं में शुमार है। सुमी में फंसे छात्रों को निकालने के लिए 24/7 केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। जयपुर फुट यूएसए चेयरमैन, रेडियो चेयरमैन हैं प्रेम भंडारी। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 13वां दिन है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का इस दौरान बयान आया। उन्होंने कहा कि हम अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। दुनिया ऐसे ही दूर खड़ी रही तो हम इस जंग को हार जाएंगे, अपने अधिकारों को हार जाएंगे। हम हमेशा के लिए खुद को खो देंगे। यूक्रेन का अच्छा समय फिर आएगा। रूस से युद्ध में यूक्रेन जीतेगा। हम अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। 13 दिन में रूस को भारी सैन्य नुकसान हुआ है। 13 दिन में रूस को 30 साल जितना नुकसान हुआ। रूस यूक्रेन जंग की 13 दिन हो चले हैं। दोनों देशों का एक दूसरे पर लगातार वार जारी है, पलटवार जारी है। सुमी पर मिसाइल अटैक में 10 की मौत हो गई है। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बड़ा दावा किया और कहा कि रूस के 13 दिन में 30 साल के बराबर हथियार तबाह कर दिए गए। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर ने भी अपील की है। जेलेंस्की से किसी भी कीमत पर युद्ध रोकने की अपील की गई है। सुमी शहर के रिहायशी इलाकों पर मिसाइल अटैक किया गया है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के 12,000 सैनिकों को मारने का दावा किया है। साथ ही रूस के 303 टैंक और 48 लड़ाकू विमान तबाह करने का भी दावा किया गया, लेकिन यह दावा है
क्योंकि दूसरी तरफ जेलेंस्की ये भी कह रहे हैं कि अगर नाटो और पश्चिमी देशों ने समर्थन नहीं दिया, दुनिया अगर इस जंग को ऐसे ही देखती रही तो फिर यूक्रेन मिट जाएगा और यूक्रेन इस वक्त अपनी आजादी की लड़ाई, अपने अधिकारों की जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें हार जाएगा। वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में भारत में राहत भरी खबर आई है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू होंगी। भारत आने जाने के लिए फिर से उड़ानों को शुरू किया गया है। 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू होंगी, यानी मानकर चलिए लगभग 19 दिन के बाद से। कोरोना की तीसरी लहर के बाद से ये उड़ानें बंद थी और इससे राजस्थान को काफी फायदा होगा, क्योंकि जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू होंगी तो उससे राजस्थान में टूरिज्म सेक्टर को बूस्टर डोज मिलेगी। लेकिन हम बात करें रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में, जो भारत के लिए राहत भरी खबर है वो दरअसल ये कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। 27 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जाएंगी, यानी कि आप अंतर्राष्ट्रीय अगर कहीं जाना चाहते हैं, विदेश कहीं जाना चाहते हैं तो आपको बाकायदा फ्लाइट उपलब्ध होंगी। कोरोना की तीसरी लहर के बाद से बंद थी, 27 मार्च से एक बार फिर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू होने वाली। वहीं राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दिए सक्रिय राजनीति में आने के संकेत। रविवार को कंडीला गांव में सत्यपाल मलिक का सम्मान समारोह था। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बयान दिया और कहा कि मेरा 6 से 8 महीने का कार्यकाल बाकी है, इसके बाद चलाएंगे अभियान। सभी इकट्ठे हो जाओ और दिल्ली में अपना राज बनाओ। तुमसे लोग मांगे, तुम्हें मांगने की जरूरत ना पड़े। हम मांगते हैं तो ये भीख मांगने वाले समझते हैं। अब धरने देना, सड़कों पर बैठना छोड़ दीजिए, अपनी सरकार बनाइए। इस मौके पर किसान रत्न से सम्मानित किए गए मलिक दरअसल किसान आंदोलन के दौरान भी सत्यपाल मलिक ने किसानों के पक्ष में और कहें कि मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर बयान दिए थे। उस दिन पहले भी उन्होंने बयान दिए थे और वो बयान भी सरकार के खिलाफ थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये छोड़ दीजिए, धरना देना, प्रदर्शन करना, सड़कों पर बैठना ये छोड़ दीजिए, अपनी सरकार बनाइए। वो कहते हैं कि जब हम कुछ मांगते हैं तो वो हमें भीख मांगने वाला समझते हैं। एक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे और इस मौके पर किसान रत्न से भी सत्यपाल मलिक को सम्मानित किया। अपना अलग से OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी केरल सरकार। कम बजट की फिल्में नहीं हो पाती सिनेमाघरों में रिलीज, ऐसी फिल्म निर्माताओं की मदद के लिए OTT प्लेटफॉर्म को केरल सरकार लॉन्च करेगी। केरल फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इसका खुलासा किया है। 2021 में 209 मलयालम फिल्में सेंसर 61 थिएटर में रिलीज हुई। बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर भी नहीं मिलती इन फिल्मों को जगह और ऐसी फिल्मों के लिए बनेगा एक अलग से OTT प्लेटफॉर्म और इससे उन निर्देशकों को, डायरेक्टर्स को फायदा होगा, उन अभिनेताओं को फायदा होगा जिनकी फिल्में, जिनकी सीरीज बड़े बजट की नहीं होती और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जिसके जरिए वो जनता तक पहुंच सके, जबकि कंटेंट बेहतरीन होता है। अब केरल सरकार खुद का OTT प्लेटफॉर्म बना रही है और वो ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित है। लेकिन सवाल यह कि उत्तर प्रदेश में किसने की सबसे ज्यादा मेहनत। सबसे ज्यादा रैलियां करने वालों में योगी सबसे आगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 209 चुनावी रैलियां की हैं, यानी कि मानकर चलिए हर दूसरी विधानसभा के। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने 203 रैलियों के साथ दूसरे नंबर पर जगह बनाई, यानी कि उन्होंने भी लगभग हर दूसरी विधानसभा पर रैली। सपा नेता अखिलेश यादव ने 131 रैलियां की हैं, यानी कि लगभग मानकर चलिए हर तीसरी से चौथी विधानसभा पर उन्होंने रैली की। जबकि बसपा प्रमुख मायावती ने सबसे कम सिर्फ 18 रैली की है, यानी कि लगभग हर 20 विधानसभा पर उन्होंने एक रैली की है। लेकिन ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ न सिर्फ रैली करने में नंबर 1 रही हैं, बल्कि जो कल एग्जिट पोल अलग अलग आए हैं वो भी ये दर्शाते हैं कि योगी बहुमत के साथ एक बार फिर से यूपी में सरकार बना रहे हैं, अगर वो एग्जिट पोल सही